गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज का जो टॉपिक है पॉलिटी, यानी कि भारतीय संविधान से टॉप हम 30 जीके एमसीक्यू के रूप में हम देखेंगे कितना भारतीय संविधान का टॉप 30, जो कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है फ्रेंड। यकीन माने आप कहीं भी पढ़े हो, प्लीज़ एक बार इस वीडियो को जरूर देख ले, जरूर फर्क नजर आएगा। हर क्वेश्चन के साथ उसका पूरा डिटेल में एनालिसिस किया जाएगा, जो कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये पॉलिटी का भारतीय संविधान से बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक है फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड, ये मौका जरूर दे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद 21 के दायरे से बाहर है? बताना है यहाँ पे कौन सा जो संविधान का अनुच्छेद है 21 के दायरे से बाहर है। कौन सा संविधान का अनुच्छेद? तो मृत्युदंड। मृत्युदंड जो है इस संविधान अनुच्छेद के 21 के दायरे से क्या है? बाहर है। अब इसके बारे में हम देखते हैं यहाँ पे मृत्युदंड के दायरे में नहीं आता। अन्य सभी अधिकार जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत है, जैसे कि आप सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित किया गया है। ये इसका डिटेल एनालिसिस हो गया। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। 2 क्या यहाँ पे, संसदीय प्रणाली को कैबिनेट प्रणाली किसने कहा था? सर्वप्रथम संसदीय प्रणाली को कैबिनेट प्रणाली किसने कहा? बताना यहाँ पे किसने कहा? तो आइवर जेनिंग्स ने सर्वप्रथम संसदीय प्रणाली को कैबिनेट प्रणाली कहा। किसने? आइवर जेनिंग्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसके बारे में देखते हैं। यह आइवर जेनिंग्स थे जिन्होंने संसदीय प्रणाली को कैबिनेट प्रणाली कहा था, क्योंकि संसदीय प्रणाली में कैबिनेट सत्ता का केंद्र होता है। आइवर जेनिंग्स एक ब्रिटिश वकील और शिक्षाविद भी थे। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 का यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ है? बताना है कौन सा विश्व का पहले और सबसे पुराना संघ है। कौन सा संघ है सबसे पहले? तो यूएसए। जो यूएसए जो है ये विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। देखते हैं यहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का पहला और सबसे पुराना संघ है। इसका गठन 1787 में अमेरिकी क्रांति, जो कि 1775 से 83 के बीच में हुआ था, की घटना के बाद किया गया था। इस मूल रूप से 13 राज्य शामिल था और इसमें महासंघ के मॉडल के रूप में भी लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं यहाँ पे 4 क्या है, संविधान में वर्णित प्रधानमंत्री काल कर कितना होता है? तो प्रधानमंत्री काल का ऐसे 5 वर्ष होता है, लेकिन कोई निश्चित अवधि नहीं होती है कि कितना दिन तक प्रधानमंत्री रह सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। देखते हैं यहाँ पे, भारत के संविधान में प्रधानमंत्री कार्यकाल निश्चित नहीं है और वह राष्ट्रपति की मर्जी तक पद पर बना रहता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 5 का यहाँ पे, किसने कहा था कि मंत्रिमंडल सरकार का केंद्रीय निर्देशन उपकरण है? बताने हैं किसने कहा था कि मंत्रिमंडल सरकार का केंद्रीय निर्देशन उपकरण है? किसने कहा था? एल.एस. अमेरी ने कहा था। किसने? एल.एस. अमेरी। ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के अनुसार न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग कौन करता है? संविधान के अनुसार न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय, ये दोनों करता है। इस न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय क्या करते हैं? दोनों करते हैं। ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे, भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान की गई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान के मूल संरचना के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। देखते हैं यहाँ पे, संबंधित राज्य विधानसभाओं का अनुरोध पर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग यानी जेएसपीसीसी की स्थापना द्वारा जेपीपीएससी की अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति शासन हटाने का अधिकार किसे? तो राष्ट्रपति को ही है, जो कि राष्ट्रपति शासन अधिकार हटा देते हैं, राष्ट्रपति को ही है। देखते हैं यहाँ पे, भारत के संविधान के उत्तर राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को राष्ट्रपति किसी भी समय अपनी अगली उद्घोषणा द्वारा रद्द कर सकता है। निरसन के
उद्घोषणा के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 का यहाँ पे, उस राज्य की विधानसभा के कुल संख्या में से मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित कुल संख्या कितनी है? तो 15% से अधिक नहीं होती है। कितना? 15% से अधिक नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्नलिखित में से किसका अंतर्गत आता है? तो मौलिक अधिकार का अंतर्गत आता है। क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत क्या होता है? आता है। देखते हैं यहाँ पे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को उल्लंघन या उल्लंघन के खिलाफ संवैधानिक उपचार प्रदान करता है। इसके तहत किसी व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार भी होता है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 का यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसकी गारंटी भारतीय संविधान द्वारा नहीं दी गई? सभी के लिए उपयुक्त जो मुफ्त शिक्षा होता है, ये भारतीय संविधान द्वारा ये नहीं दी गई है कि सभी के लिए मुफ्त शिक्षा मिले। अगला देखते, इसके बारे में पहले देख लेते हैं। भारतीय संविधान समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 और संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 की गारंटी देता है। 86वें संविधान संशोधन के नियम के माध्यम से संविधान में डाला गया अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया है। ध्यान रखेंगे इस टॉपिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं यहाँ पे 13, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति निम्नलिखित पद पर अपना हस्ताक्षर सहित देकर अपने पद से इस्तीफा किसे देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर से लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। राष्ट्रपति अपने पद पर प्रवेश करने की तिथि 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, भारत के मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 का यहाँ पे, एक चुनावी प्रणाली जिसके तहत एक विधायिका विभिन्न राजनीतिक दलों की ताकत को दर्शाते हैं, क्या कहलाते हैं? अनुपालिक प्रतिनिधित्व कहलाती है। क्या? अनुपालिक प्रतिनिधित्व कहलाती है। इसके बारे में देख लेते हैं। अनुपालिक प्रतिनिधित्व यानी कि PR मतदान प्रणालियों में से एक अवधारणा है जिसका उपयोग किसी विधानसभा या परिषद का चुनाव करने के लिए किया जाता है। PR का मतलब है कि किसी पार्टी या उम्मीदवार के समूह द्वारा जीती गई सीटों की संख्या प्राप्त वोटों की संख्या के अनुपात में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 का यहाँ पे, ग्राम पंचायत के निर्वाचन प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 साल होता है। ग्राम पंचायतों के निर्वाचन प्रतिनिधि कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है। कितना? 5 साल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 का यहाँ पे, किस संवैधानिक संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया? 44वां संशोधन जो है इसे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया। किसके? 44वां संशोधन को। देखते हैं यहाँ पे, संविधान के मूल अनुच्छेद 19 और 31 के तहत संपत्ति का अधिकार प्रावधान किया गया था। 1978 के 44वें संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया, इसलिए अब यह कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। ध्यान रखें, मौलिक अधिकार खत्म हो गया जो कब कानूनी अधिकार चालू हो गया। 44वें संशोधन के तहत कौन सा कानूनी अधिकार बन गया? तो संपत्ति का अधिकार क्या हो गया? बन गया। अगला देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? बताना है। तो भाग 9 के ए, भाग 9 का ए जो है ये भाग नगर पालिकाओं से क्या है? संबंधित है। देखते हैं यहाँ पे, भारतीय संविधान का भाग 9A नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 243B से 243ZG तक प्रावधान है। भाग 9A में 74वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इस अधिनियम में नगर पालिकाओं की संवैधानिक दर्जा क्या किया गया था? दिया गया था।
अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के लिए अटॉर्नी जनरल का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 76 में भारत के अटॉर्नी जनरल का क्या किया गया, प्रावधान किया गया अनुच्छेद 76 में। भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 में भारत के लिए अटॉर्नी जनरल पद का प्रावधान किया गया है। उन्हें देश के सर्वोच्च कानूनी अधिकार के रूप में क्या किया गया, नामित किया गया है। दिल्ली में लोकायुक्त की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में दिल्ली में लोकायुक्त की स्थापना किया गया था। कब? 1995 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किसके पास यह निर्दिष्ट करने की शक्ति है कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में किन जाति और जनजातियों की एसटी और एससी ग्रुप में माना जाएगा? तो राष्ट्रपति के पास ये है। किसके पास पद है? राष्ट्रपति के पास पद है। बेनामी लेन देन यानी कि जो निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1988 में क्या किया गया, पारित किया गया। कब? 1988 1988। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष कौन से? तो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष थे, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। आधार, ठीक है, वित्तीय अनसब्सिडी लाभ सेवाओं का लक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया? आधार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो 2016 में आधार अधिनियम लागू किया गया। कब? 2016 में लागू किया गया। अगला देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस अधिनियम अंतर्गत में शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के अनुसार जो क्षेत्रीय विभाजन किया गया था, भारत में क्षेत्रीय विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1958 के तहत ये विभाजन किया गया था। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। अगला देखते क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय संविधान के अंतर्गत अपशिष्ट शक्तियाँ का अर्थ क्या होता है? तो शक्तियाँ जिन्हें संघ-सूची, राजसूची और समवर्ती सूची में विशेष रूप से शामिल नहीं किया जाता है, ये अवशिष्ट शक्तियाँ कहलाती है। तो फ्रेंड आज के लिए इतने। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आज के लिए इतने, धन्यवाद।